नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। इस बार हम बात करेंगे बिहार चुनाव के नतीजों की, बात करेंगे हरियाणा में आतंकी कनेक्शन की, लेकिन सबसे पहले बात होगी जो वाजिब है वो है बिहार चुनाव के नतीजों की। इस बार ये बात काफी रोचक सामने आई है कि बिहार चुनाव के नतीजों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का योगदान देखने लायक रहा। चुनावी रैलियों के दौरान वो जहां जहां गए, कहते हैं ना कि जहां जहां पड़े चरण, जी हां, जहां जहां वो गए वहां वहां बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने बहुत अच्छी जीत दर्ज की। आइए देखते हैं बिहार चुनाव के नतीजों में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का योगदान। ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिला के अंदर मुझे काम करने का अवसर न मिला हो। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूं। पटना का गांधी मैदान गुरुवार को एक और उपलब्धि का साक्षी बना और इसके साथ ही नीतीश कुमार बन गए मुख्यमंत्री। उन्होंने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। इस बीच पूरे आयोजन के दौरान एक चेहरा जो सर्वाधिक ओजस्वी चेहरों में लगातार सबका ध्यान खींचता रहा, वो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उन्हें मंच पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पीछे सेकंड रो में जगह मिली। बिहार पहुंचकर सीएम नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से नॉन स्टॉप बनी बिहार की सरकार को बधाई। बिहार की जनता का प्रचंड बहुमत देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आभार जताया। सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार की हमारी जनता, बिहार की मातृशक्ति, बिहार के सभी बुजुर्ग, सभी युवा साथी, मैं बिहार के जन जन को दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने जनादेश दिया। ये जो सरकार बनी है, प्रधानमंत्री जी पर जो बिहार का विश्वास है और नीतीश जी ने जो बिहार में काम किया है, उसको एक प्रकार से लोगों ने फिर एक बार वोटों के माध्यम से आशीर्वाद दिया है और इसलिए सरकार बनी है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम नायब सैनी ने 8 विधानसभा सीटों पर रैलियां और जनसभाएं की थी, जिसमें से सभी सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत मिली। बिहार के गया के वजीरगंज से भाजपा के वीरेंद्र सिंह जीते, जहां नायब सिंह सैनी ने 4 नवंबर को जनसभा की थी। यहां बीजेपी ने कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह को हराया। सीएम नायब सैनी ने 29 अक्टूबर को भोजपुर की तरारी विधानसभा सीट पर रैली की। यहां से भाजपा के विशाल प्रशांत जीत गए। पूर्वी चंपारण की रामनगर सीट पर भाजपा के नंदकिशोर राम ने राजद के सुबोध कुमार को हराया। यहां नायब सैनी ने 9 नवंबर को प्रचार किया था। सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में भाजपा ने हरियाणा में बिहार वोटरों को लुभाने के लिए भी काफी जुगत की थी। छठ पूजा पर बड़े पैमाने पर काफी कदम उठाए गए। सरकार ने बिहार के मतदाताओं को मतदान के लिए वेतन सहित छुट्टी देने को उद्योगपतियों से अनुरोध किया था। हरियाणा बीजेपी की एक टीम जहां बिहार में बाकायदा मोर्चा संभाले हुए थी, वहीं एक टीम ने हरियाणा में बिहारी मूल के मतदाताओं के साथ लगातार अपना जनसंपर्क बनाए रखा। हरियाणा से बिहार में वोट डालने के लिए मतदाताओं को प्रोत्साहित करके खास तौर पर स्पेशल ट्रेनों से बिहार भेजा गया।
आगे बढ़ते हैं। पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम जैसे शहरों में बिहारी मतदाताओं को उनके मूल क्षेत्रों में रवाना करने के बाद बाकायदा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस बात का एहसास दिलाया गया कि वो भले ही अपने घर से दूर है, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व में उन्हें भागीदार बनाने के लिए भाजपा का हर एक नेता और कार्यकर्ता उनके साथ है और एकजुट है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से सीधा संवाद किया। उन्हें बताया कि हरियाणा सरकार न सिर्फ प्रवासियों की सुविधा के लिए काम कर रही है, बल्कि प्रवासियों के पर्व भी अब सरकार द्वारा उतने ही जोश के साथ मनाए जा रहे हैं। छठ पूजा का उन्होंने इस दौरान उदाहरण दिया। सीएम ने कुरुक्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में बाकायदा कहा कि अब तो उन्हें भी लगने लगा है कि वो भी बिहारी हैं। वहां पर बिहार के ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिला के अंदर मुझे काम करने का अवसर न मिला हो। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूं। हालांकि सीएम के इस बयान की बिहार की जनता ने तो सहर्ष सराहना की, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की। हालांकि विपक्ष इसमें नाकाम रहा और इस तरह से सीएम नायब सैनी ने न सिर्फ स्टार प्रचारक के तौर पर मिले अपने बड़े दायित्व को पूरा किया, बल्कि उसमें सफल भी रहे। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। और अब हम बात करेंगे अल-फलाह यूनिवर्सिटी की उन आतंकियों की जिनका दिल्ली धमाकों में बड़ा योगदान, जिसे हम कह सकते हैं, वो रहा। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे आतंकी उमर के उस नए वीडियो की जो इस हफ्ते चर्चा का विषय बना रहा। आखिर क्यों? देखिए। सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा था आतंकी उमर। 11 युवाओं को ब्रेन वॉश करने के लिए भेजे थे 70 वीडियो। 12 वीडियो खुद शूट किए। लाल किले के सामने विस्फोटक से भरी कार उड़ाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर नबी अपने जैसे कई और सुसाइडल बॉम्बर तैयार करने की गहरी साजिश रच रहा था। इसके लिए वो लगातार वीडियो बनाकर युवाओं को भेजा करता था ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। जांच एजेंसियों ने इसका सनसनीखेज खुलासा किया है। एनआईए सूत्रों की माने तो गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन में डॉक्टर उमर के 12 वीडियो सहित कुल 70 से ज्यादा वीडियो हासिल हुए हैं। ऐसे ही वीडियो कुल 11 लोगों को भेजे गए। इनमें से 7 युवक कश्मीरी मूल के हैं और सभी का अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कहीं न कहीं लिंक हासिल हुआ है। बाकी 4 युवक उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के निवासी बताए जा रहे हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि आमिर राशिद अली, जिसने उमर नबी को i20 कार दिलवाई थी, खुद सुसाइड बॉम्बर बनने को तैयार नहीं था। इसके बाद उमर ने उसे भी ऐसे ही ब्रेन वॉश करने वाले वीडियो भेजे थे। एजेंसियों को शक है कि उमर नबी एक पूरी फिदाइन टीम तैयार कर रहा था और उसका टारगेट कई राज्यों के युवा थे। आपको बता दें कि दिल्ली कार धमाके में खुद को उड़ाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद हमले से करीब 2 हफ्ते पहले पुलवामा के कोइल नामक गांव में यानी अपने घर गया था। उमर ने अपने 2 मोबाइल फोन में से एक अपने भाई जहूर इलाही को दिया और कहा था कि अगर मेरे लिए कोई खबर आए तो फोन पानी में फेंक दिया जाए। इसी फोन से ये वीडियो मिला है जिसमें उमर आत्मघाती हमले को शहादत का ऑपरेशन बता रहा है। जहूर ने सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ में फोन के बारे में पूरी जानकारी उगल दी है। जहूर ने कहा है कि उमर ने उसे 26 से 29 अक्टूबर के बीच फोन दिया था। 9 नवंबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी से उमर के साथियों की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही उसने घबराकर फोन घर के पास एक तालाब में फेंक दिया था। जांच एजेंसियों ने 9 नवंबर को उमर के दोनों फोन तलाशे तो दोनों बंद मिले थे। एक फोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली और दूसरे की पुलवामा आई थी।
इसी दौरान जहूर से पूछताछ चल रही थी कि तभी दिल्ली में आत्मघाती धमाका हो गया था। बाद में तालाब से फोन बरामद हुआ। हालांकि पानी में डूबने से वो खराब था, फिर भी एक वीडियो रिकवर कर लिया गया। फोन और डिजिटल सबूत अब एनआईए के पास मौजूद हैं। आतंकी उमर का जो लेटेस्ट वीडियो सामने आया है उसमें वो टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करता दिख रहा है। डॉक्टर उमर ने दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को Hyundai i20 कार में आत्मघाती धमाका किया था, जिससे 15 की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें से 5 डॉक्टर हैं। आतंकी उमर जो है वो युवाओं को बड़े लेवल पर, काफी बड़े स्तर पर बरगलाने की पूरी प्लानिंग उसने कर रखी थी और उसके लिए उसने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए थे। इस बात का भी खुलासा एनआईए के सूत्रों से हुआ है। आखिर उसकी जो गहरी गंदी प्लानिंग थी वो क्या थी, आइए देखते हैं। आत्मघाती डॉक्टर उमर का नया वीडियो आया सामने। ये वीडियो ब्लास्ट से पहले का बताया जा रहा। आत्मघाती हमले को लेकर वीडियो में कर रहा है बात। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर का एक नया सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आतंकी ने धमाके से पहले बनाया है, ऐसा माना जा रहा है। इसमें वो आत्मघाती हमले को लेकर बात करता दिख रहा है। इससे ये माना जा रहा है कि वो फिदाइन हमला पहले से ही प्लान कर रहा था। वीडियो में उमर टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर रहा है। उसने कहा है कि एक बात जो नहीं समझी गई कि ये शहीद होने के लिए ऑपरेशन यानी मार्टरडम ऑपरेशन है, न कि सुसाइड हमला। दरअसल डॉक्टर उमर ने ही दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को Hyundai i20 कार से आत्मघाती धमाका किया था। इस धमाके से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हुए। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें से 6 डॉक्टर हैं। जांच एजेंसियां इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों और तकनीकी सपोर्ट नेटवर्क की पहचान में जुटी हुई है। इस बीच हमले की जांच में सोमवार रात भी बड़ा खुलासा हुआ। एनआईए ने बताया है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पहले हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहता था। ये प्लानिंग हमास की ओर से 7 अक्टूबर 2023 को, यानी ठीक 2 साल पहले इजराइल पर किए गए हमले की तर्ज पर बनाई गई थी। एनआईए को ये जानकारी आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी के एक और साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश के गिरफ्तारी के बाद हासिल हुई है। दानिश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला है। एनआईए ने उसे 4 दिन पहले श्रीनगर से हिरासत में लिया था और सोमवार को इसे गिरफ्तार किया गया। एनआईए के मुताबिक दानिश को छोटे ड्रोन हथियार बनाने और उन्हें मॉडिफाई करने का तकनीकी अनुभव हासिल है। उसने डॉक्टर उमर को तकनीकी मदद दी और आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए ड्रोन और रॉकेट तैयार करने की कोशिश में था। एनआईए की माने तो दानिश भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन से बम गिराने की योजना पर काम कर रहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इधर बीच धमाके के मुख्य आरोपी आमिर राशिद अली को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा। एजेंसी के मुताबिक पंपोर निवासी आमिर वही शख्स है जो डॉक्टर उमर से आखिरी बार संपर्क में था। धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी और वो इसे खरीदने के लिए दिल्ली आया था। आमिर को रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इस केस में अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने 8 लोगों की गिरफ्तारियां की है और बाकी जगहों पर ताबड़तोड़ जांच जारी है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। दिल्ली धमाकों के बाद जगह जगह, यानी अगर हम कहें सिर्फ हरियाणा की तो वो गलत होगा, क्योंकि पूरे देश में जगह जगह सख्त
रेड, छापेमारी, कार्रवाई जारी है। इसी बीच फरीदाबाद में अचानक बम होने की दहशत मिलती है और जगह जगह हर चीज को खंगाला जाता है। पूरी अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन निकलता क्या है? रोचक स्टोरी है, देखिए। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पर संदिग्ध हालत में 3 बैग मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए बैगों की जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान बैगों के अंदर कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और बैगों के अंदर सिर्फ मात्र कपड़े थे। वहीं जानकारी देते हुए आकाश नाम के व्यक्ति ने बताया कि वह फरीदाबाद का ही रहने वाला है। घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया और वह बैग लेकर कहीं जा रहा था। तभी ड्रिंक ज्यादा होने के चलते वह मेट्रो स्टेशन के बाहर ही सो गया और जब आकाश की आंख खुली तो पाया कि पुलिस उसके बैग की तलाशी कर रही है। आकाश ने कहा कि बैगों के अंदर कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके कपड़े हैं। मेरा नाम आकाश। आकाश आकाश कहाँ के रहने वाले हो? अलीगढ़ के। अलीगढ़ में कौन सी जगह है? गांव मेरा अलीगढ़ है, मैं रहता हूँ सुभाष चौक बड़न चौक। अच्छा, सुभाष चौक पे रहते हो। हाँ जी। ये बैग किसके हैं? ये बैग तीनों मेरे हैं। तीनों तो आपके? हाँ जी। ये यहाँ कैसे भूल गए थे आप? कहाँ रख के चले गए थे? मैं हल्का हाँ बोल। मैं ड्रिंक कर ली थी। अच्छा। और मैं उधर जाके अलीगढ़ में वहाँ सो गया स्टैंड पे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे इन बैगों को लेकर के? मेरे को घर से बाहर निकाल रखा है। किसने? घर वालों ने। दारू पीने की वजह से? ड्रिंक के कारण। हाँ। अच्छा, तो पुलिस पहुंची, कैसे पता चला आपको कि पुलिस आ गई? उन्होंने पूछा बैग तुम्हारे? मैंने कहा हाँ जी मेरे। मैं उन्हें बोल रहा था कि भैया मेरा। कहाँ पड़े थे तुम? मैं अंदर सोया हुआ था। मैं बैगों का भी ध्यान नहीं था तुम्हें? जब मैं उठाऊं, उन्होंने जब मेरे को खबर मिली है कि ऐसा यही हो गया, फिर मेरे को बैग पुलिस वाले भाई ने ये बोली है कि बैग किसके हैं? भाई साहब इधर मेरे बैग मेरे हैं। बैग में क्या था? सिर्फ मेरे कपड़े भरे हुए हैं, तो मेरे प्लास्टिक भरे हुए हैं। अब कहाँ जाने की तैयारी है तुम्हारी? अब मैं सीधे घर निकलूंगा। तो मेरा सुबह रात को मैंने ड्रिंक करी थी, मेरे को ओवर हो गई थी, तो सुबह मेरा दिल नहीं करा। काम करो, मिस्त्री का नाम कहाँ काम करते हो तुम? अजोना चौक, साधन कार्ड डेकोरेटर। अच्छा, अजरोना चौक पर। हाँ। वहीं इसे लेकर थाना शहर वल्लभगढ़ प्रभारी और मेट्रो थाना प्रभारी ने जानकारी दी। हाँ, सूचना मिल रही थी, आगे मैंने चेक कर लिया इसको। इसने थोड़ी ड्रिंक की हुई थी, ये उधर बाथरूम के पास सो रहा था। हमने तलाशी करी से पूछा है बैग मेरे हैं। इसमें देखा इसका कपड़े लत्ते कपड़े, इसमें कोई संदेह नहीं। हवा उड़ रही थी कि मेट्रो पर बैग मिले, उसमें कोई संदेह? ना कोई संदेह तो नहीं है इसके। ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, क्या? ये आकाश है, ये मिस्त्री का काम करता है, मिस्त्री पे। अच्छा, बैगों के अंदर चेक किया, क्या मिला? चेक कर लिया, इसमें कपड़े हैं इसके और उसका सामान है गाड़ियों का। अच्छा, कहाँ रखा हुआ था ये बैग वगैरह? ये बंदा कहाँ था? इसी स्टैंड पे था, यही था। अच्छा, ये बंदा इस बैगों के पास नहीं था? ना, ये उधर बाथरूम के पास हो रहा था और ये बुला लिया, फिर ये बोला बैग मेरे हैं। और अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की। जी हाँ, 25 नवंबर को पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक भव्य तैयारियां जो है वो चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इन भव्य तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच हम आपको दिखाते हैं कि गीता महोत्सव में जगह जगह जो स्टॉल लगे हैं, जो रौनक लगी है, वो किस तरह से है। आइए एक नजर डालते हैं। विश्वविख्यात ब्रह्म सरोवर पर सरस और क्राफ्ट मेले में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में किस तरह पीएम मोदी का अभियान सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए वरदान बन रहा है, तस्वीरों पे आप साफ देख सकते हैं। महिलाओं के लिए खास तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल्स लगाए गए हैं। सरस और क्राफ्ट मेले में अपना हुनर दिखा रहे हैं महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रहा है ये ग्रुप। कुल 60 के करीब ऐसे स्टॉल्स लगाए गए हैं और जिसमें खुद तैयार किए गए उत्पादों को लेकर महिलाएं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंची हैं। इन महिलाओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की काफी सराहना की है। सुनिए महिलाएं क्या कह रही हैं। जी, मेरा नाम ललिता है। मैं देव सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। 8-10 साल हो गए मुझे इस ग्रुप से जुड़े हुए। तो आप क्या काम करते हो? जी, मैं ये
जूट के बैग बनाती हूँ, कान्हा जी की ड्रेस, डोरी मेकअप का काम करती हूँ। और जब से इस ग्रुप से जुड़ी हूँ मुझे बहुत ही फायदा है। पहले से मेरे घर की स्थिति बहुत ठीक है। अब खुद कमाती हूँ, सरकार देती है हमें दुकान मेलों में, सरल मेले जहाँ भी कहीं लगते हैं वहीं जाते हैं हम। बहुत अच्छा काम करा जी सरकार ने, गरीब के लिए सहायता मिली है। यहाँ से कोई काम खोलने के लिए या बेचने के लिए, घर की स्थिति खराब थी जी मेरी, पति ने 16 साल हो गए जी गुजरे ने, इसी से रोटी चली। 3 बच्चे हैं जी मेरे पास, छोटे छोटे थे, 15 साल हो गए गुजरे ने। 16 अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में पूरे देश से लगभग 60 के करीब दुकानें दी गई, जिसमें 120 महिला कलाकारों को अपना सामान दिखाने का अवसर मिला है, जिससे वो बिक्री करके अपनी आजीविका भी कमा सकती है। अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो इसमें लगभग 29 दुकानों में 57 महिला कारीगरों को अपनी जगह सामान दिखाने का मौका दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार का यही लक्ष्य है कि महिलाओं के द्वारा अधिक से अधिक आजीविका पैदा की जा सके, जिससे कि ग्रामीण विकास हो सके। अगर एक महिला काम करेगी तो उससे पूरे घर का ही विकास होगा और महिलाओं के विकास से पूरे गांव का विकास होगा। इसी के साथ इस हफ्ते के स्पॉटलाइट हरियाणा में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और बड़े मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।